लग गई है, आपकी सदस्यता रद्द होने की बात आ रही है, क्या ये सच्चाई है और क्या कैसे हुआ, क्यों हुआ? देखिए, सदस्यता रद्द होने की बात बहुत पहले से कयास लगाए जा रहे थे और आज अंततोगत्वा सदस्यता रद्द होने की औपचारिकताएं पूरी हुई है। इस संबंध में मैं बता दूं कि सदस्यता के लिए निर्भरण के लिए, क्या उसकी डिस्क्वालीफाई करने के लिए, सदस्यता समाप्त करने के लिए संविधान में नियम है, स्पष्ट नियम है। उस नियम के 3 खंडों में आप समझ सकते हैं। पहला तो होता है कि आप अपने अगर व्हीप का उल्लंघन किया हो तो विधान परिषद में वैसा व्हीप आता ही नहीं है और उससे उल्लंघन करने का सवाल नहीं है। दूसरी एक बड़ी वजह होती है, आप व्हीप के अगेंस्ट में वोटिंग में नहीं आए हो, आप मैंने व्हीप का वहाँ भी उल्लंघन किया। और तीसरी एक बड़ी बात होती है कि आप स्वेच्छा से दल परित्याग करके दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण कर लिए हो। तो ये 2-3 कंडीशन है दल का, जो दल बदल नियम कानून है संविधान के 10वीं अनुसूची के मुताबिक। उसमें एक बात और स्पष्ट है जिस बात का मैंने जिक्र किया, लेकिन अभी तो वो स्टेज ही नहीं था। अभी तो जिस आधार पर नोटिस दिया गया था माननीय सुनील जी सदस्य के द्वारा, तो उस नोटिस के जो पारा फॉर्मेलिटी थे या पारा फर्नेलिया जो था, उसकी औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई थी। तो हमने वकील के माध्यम से जो नोटिस सभापति ने इशू किया था उसी को खारिज करने के लिए कोर्ट भी गए थे और कोर्ट ने स्पष्ट कहा था 2 पेज के जजमेंट में कि जो बातें मेरे समझ कह रहे हैं वही बात सभापति के समझ कहिए, और सभापति उसको वहीं अगर खारिज कर देते हैं या खारिज नहीं करते हैं तब मेरे पास आइए। तो वह खारिज करने के बजाय सभापति जी ने उस मामले को आगे बढ़ा दिया। यानी कहने का मतलब है कि सभापति जी ने जो नियम बनाया था दल निर्हरण की सदस्यता के 1994 के जो नियमावली थी विधान परिषद की, उस नियमावली के विपरीत या विरोध में जा कर के उन्होंने ऐसा काम किया कि हमें नोटिस दे दिया। फिर उसके बाद सुनवाई की बात आई तो हमारे वकील ने कहा कि सुनवाई पर मैंने आर्टिकल जो ये है संविधान के 10वीं अनुसूची है उस पर तो मैं बहस बाद में करूँगा, पहले इसको तो निर्णय कीजिए। आप उसके एप्लीकेशन को डिसमिस करते हैं या डिसमिस नहीं करते हैं। लेकिन उन्होंने डिसमिस नहीं किया और उल्टे मेरी सदस्यता को रद्द कर दिया। तो रद्द करने के बाद तो न्यायालय तो है, लेकिन अभी प्रथम दृष्टया मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ लोकतंत्र की गला घोटी गई है। यहाँ मुझ पर आरोप क्या लगाए गए थे, जो माननीय सदस्य सुनील जी का है वह आरोप यह था मूल रूप से कि मैं लगातार 2015 से तेली, तमोली और दांगी 3 जो अपेक्षाकृत संपन्न जातियां हैं जो मूल अति पिछड़ा जाति में घुस गए हैं, उसी 2015 में नीतीश कुमार जी के सरकार के द्वारा, उसी के विरोध में मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये लड़ाई मैं आज से नहीं लड़ रहा हूँ, ये 2015 से धारणा प्रदर्शन से लेकर के पटना उच्च न्यायालय गया। पटना उच्च न्यायालय के बाद अभी मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और विगत 2 अक्टूबर को मैंने इस पर पद यात्रा किया, रथ यात्रा किया और समापन में गांधी मिलर स्कूल मैदान में हमने ये अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ सम्मेलन किया। उसमें बिहार के कोने कोने से हजारों लोग आए। तो वह सवाल 110 जातियों का सवाल है, 110 जाति बनाम 3 जातियों का सवाल है। और आज है भारत की नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरह से जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम किया, यानी नागरिक सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करने का काम किया, वह कर्पूरी ठाकुर को अगर सबसे बड़ा अगर कुछ उन्होंने अपने जीवन काल में या राष्ट्रीय राजनीति में अगर किया है तो वह कोटा सिस्टम का आरक्षण लागू किया था। पूरे हिंदुस्तान में जननायक कर्पूरी ठाकुर इसके लिए जाने जाते हैं। और कोटा सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने वर्गीकरण किया था, इसलिए किया था कि निचले तबके के जो लोग हैं उनको लाभ तभी मिलेगा जब कहीं ना कहीं कैटेगराइजेशन होगा। और उसी के आलोक में 2017 में रोहिणी कमीशन नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाई है, जिसका रिपोर्ट समर्पित हो गया लेकिन अभी लागू नहीं हुआ। यह काम 1978 में जननायक कर्पूरी ठाकुर ने लागू किया। तो उसके द्वारा जो अति पिछड़े वर्गों की अलग पहचान बनी, जिससे हजारों लाखों में नौकरियां पाए, उनका सशक्तिकरण हुआ। आज उन पर 2015 में प्रश्न चिन्ह लग गया। यानी समझिए कि अति पिछड़ों का आरक्षण अर्थहीन हो गया। अब जातीय गणना को लेकर के भी सवाल खड़े किए थे। ये आरोप था सुनील जी का कि आप जातीय गणना बिहार सरकार ने कराई है,
उसमें उसको लेकर के आप कई प्लेटफॉर्म पर इसका विरोध किए थे सरकार में रहते हुए। देखिए, जातीय गणना का तो मैं अभी भी मानता हूँ कि अगर सरकार को जाति गणना हो या कोई भी, ये 194 के तहत हर व्यक्ति को फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है कि अपनी बातों को सरकार के समक्ष रख सकता है। वो चाहे तेली तमोली दांगी का सवाल हो या जातीय गणना की सवाल हो या कोई और फंडामेंटल राइट का कहीं हनन हो रहा है, तो उस पर सब लोगों को अपनी बातें रखने का अधिकार है। और मेरा अभी भी मानना है कि जातीय गणना जो है कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन है, अभी भी मैं मानता हूँ मैनिपुलेशन। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर सरकार इस पर ईमानदार है तो सरकार को वार्ड वाइज इसका जो सूची है जारी कर दे, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि आखिर किस तरह का बड़े पैमाने पर मैनिपुलेशन किया गया है। अति पिछड़ों की आबादी 36% हो गई है, लेकिन 36% मेरा मानना है कि आज भी अति पिछड़ों की आबादी 40% से अधिक है। और कई जातियों का तो अभी एन सिन्हा इंस्टीट्यूट का जो सर्वे आया था उसमें इस रहस्य का पर्दा भी उठा था कि जब पहले जिनका ज़्यादा था उनका कम कैसे हो जाएगा और जिनका बहुत कम था उनको उतना ज़्यादा कैसे हो जाएगा। इसलिए जातीय जनगणना पर मेरे सवाल पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। लेकिन ऐसे सवाल जो जाति को और ख़ास करके वैसे जाति को जो विकास के अंतिम पौधान पर हैं, जिनको हम अंतिम व्यक्ति कहते हैं, उस समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए ऐसा एक नहीं अनेक कदम उठाना पड़ेगा। एक बार नहीं 10 बार भी हम अगर सदस्यता आगे क्या करेंगे फर्दर इस सदस्यता रद्द के आदेश को? आगे देखिए, 2 पहलू है, स्पष्ट है। एक तो संविधान के दायरे में मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये लोकतंत्र की हत्या हुई है, गला घोटी गई है, नियम का किया गया है, उल्लंघन किया गया है, तो इसलिए मैं कोर्ट में जाऊँगा। दूसरी बात है कि जिन अति पिछड़ों के सवालों को उठाने के लिए यह इस तरह की कार्रवाई की गई है, उनके बीच में मैं ले जाऊँगा कि यह जो तथाकथित पिछड़े वर्ग के दबंग जो लोग हैं वह यह नहीं पसंद कर रहे हैं कि अति पिछड़े वर्ग के सवालों को कोई मुखर ढंग से उठावे। और आज अगर मैं मुखर ढंग से उठा रहा हूं तो इसलिए इनको किरकिरी लग रहा है इन लोगों को, इसलिए इन लोगों का मैं पर्दाफाश करने का आगे के समय में करूंगा।